हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा जैसा चल रहा है आपको पता है। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। तो अब हमें पता लग चुका है कि किस तरह इंडक्शन यानी प्रेरण के द्वारा वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ठीक है। तो जैसे आप डेली रूटीन में भी एग्जांपल देखते हो इंडक्शन के। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का कंघा है या स्केल है, जब आप उसको बालों में रगड़ते हो तो वो चार्ज हो जाता है। और जैसे ही आप उसको सपोज करो कागज़ के टुकड़े के पास लेके आते हो तो आप देखते हो वो उसके पास स्टक हो जाता है, चिपक जाता है। तो इसका कारण क्या होगा? सपोज करो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के प्रेरण के द्वारा यहाँ पर क्या इंड्यूस हो गया? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो ये नेगेटिव के द्वारा अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। तो बिना कांटेक्ट के जो चार्जिंग है वो हमने सीखा इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग कहलाती है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक गोले का देखा था। ठीक है। अब अपन एक एग्जाम्पल के रूप में सपोज करो मैं 2 गोले लेता हूँ। तो ये 2 चालक गोले मेरे पास हैं। ठीक है। चार्जिंग में इंडक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो ये सपोज करो गोला मैंने मान लिया भाई ये मेरा ए गोला है और ये दोनों कांटेक्ट में है दूसरा गोला। दोनों मेटेलिक हैं, दोनों धातु के गोले हैं। तो हम इस तरह 2 मेटेलिक जो मेरे पास गोले हैं, स्पेयर हैं, उनको मैंने कांटेक्ट कर दिया। तो ये ए एंड दिस इज बी, कंडक्टर स्पेयर। क्लियर है बच्चों? तो अभी दोनों अनचार्ज्ड हैं, उदासीन हैं। सपोज करो मैं इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं। ठीक है। क्या लेके आते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? ये चालक है, दोनों चालक गोले हैं, चालक गोले। ठीक है। तो अब चालक का मतलब क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों इस पॉजिटिव के कारण, इस पॉजिटिव के फोर्स के कारण, इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यहां क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। और जो पॉजिटिव होगा वो बिल्कुल दूर चला जाएगा प्रतिकर्षण के कारण। प्रतिकर्षण के कारण जो पॉजिटिव है वो बिल्कुल दूर चला गया। अब ये एक सिस्टम बन गया। तो ये नेगेटिव आ गया, इसके प्रेरण के कारण नेगेटिव आ गया, और दूर वाले पृष्ठ पर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है। ओके। तो ये प्रेरण के कारण यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव। इसके बाद सपोज करो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव जो पास वाला पृष्ठ है उस पर विपरीत आवेश आता है, और दूसरे वाले लास्ट वाले दूर वाले पृष्ठ पे क्या आता है? समान आवेश आता है। किसके समान है विपरीत? जिसको अपन लेके आ रहे हैं, जो आवेशित वस्तु को हम लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे मान लो पॉजिटिव छड़ हमारे पास है, इसको मैं यहां बना दूं, देखो नीचे। तो एक गोला मेरा ये था। ठीक है। और देखो इसको अलग अलग हम कर दें, इनको हमने चार्ज कर दें, इनको अलग अलग कर दें। देखो ये ए गोला था और ये गोला कौन सा है? पी। इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, थोड़ा दूरी पर विस्थापित कर दिया। लेकिन मैंने अभी ये पॉजिटिव जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसको मैंने रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव बना हुआ है, यहाँ क्या बना हुआ है? पॉजिटिव बना हुआ है। क्लियर है बच्चों? एक नेगेटिव बना हुआ है और क्या बना हुआ है? पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है। ओके। तो अब इसके बाद देखिए हमारी क्या सिचुएशन बनेगी। इसके बाद मैं देखो यहाँ बना रहा हूँ। तो ये तो मेरा ए नंबर पोजीशन हो गई, ये बी नंबर। देखो अभी हमने यहाँ पॉजिटिव रखा हुआ है, तो इसमें फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। तो नेगेटिव यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पॉजिटिव बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इस पॉजिटिव जो छड़ है उसको मैं हटा दूँ तो क्या होगा?
बताओ आप क्या हो? ए, ये क्या हो गया? बी। ये स्टैंड है, कुछ अलग स्टैंड। कुछ अलग क्यों लेते हैं? ताकि चार्ज का लीकेज ना हो, चार्ज नीचे नहीं आ जाए। ठीक है, तो अगर चालक होगा तो चालक के सरफेस पे रहता है चार्ज, तो ये चार्ज नीचे भी आ सकता है अगर चालक स्टैंड होगा तो। अब मान लो हमने इसको हटा दिया तो अब इसका फोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपस में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, दूरी मान लो हमने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई है, तो इसको मैंने हटाने पर अब इसका फोर्स तो खत्म हो गया, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में आकर्षित होंगे और इस तरह पास पास आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, मान लो दूरी हम बढ़ा दें, दूरी हम ज्यादा कर दें, सपोज करो हमने इतनी दूरी बढ़ा दी, तो अब क्या होगा? अगर मान लो हम दूरी बढ़ा दें तो इनके बीच में दूरी बढ़ाने पर फोर्स कम होगा और ये जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह दो चालक गोलों को हमने चार्ज कर दिया, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो ये हमारा चार्जिंग व इंडक्शन का एक एप्लीकेशन है, एक एग्जांपल और था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बच्चों आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आता है बोर्ड क्लासेस में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़ते हैं। विद्युत आवेश के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मूलभूत गुणधर्म। विद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो गुणधर्म है इसका कि आवेश जो है, विद्युत आवेश जो है वो कैसी राशि होती है। जैसे हमने 11th क्लास से पढ़ा था कि द्रव्यमान, मास एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि क्या होती है? जिनका मापन किया जा सके, जिनको तोला जा सके। ठीक है, तो जैसे द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, लेकिन वो अब बात करें सदिश है या अदिश है, स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको पता है कि द्रव्यमान कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो बिल्कुल वैसे ही जो हमारा आवेश है, यानी विद्युत आवेश है, इसको हम आवेश भी बोल सकते हैं। तो आवेश एक कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है, अदिश, स्केलर। आवेश एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, विद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म। तो आवेश कैसी राशि होती है? अदिश। ठीक है, यानी इसको समझने के लिए हमें केवल किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की जरूरत पड़ती है, केवल परिमाण कि वस्तु पर कितना चार्ज है, कितना आवेश है। ठीक है, परिमाण की जरूरत पड़ती है, यानी हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यही होता है अदिश। तो आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आवेश जो है वो वस्तु की, आवेश वस्तु की, यानी वस्तु पर आवेश होगा। आवेश वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। गति पर यानी उसकी चाल पर। गति का मतलब क्या हो गया? चाल। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है उसकी गति पर निर्भर, आवेश वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये दूसरी छोटी सी प्रॉपर्टी, आवेश वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता है।
लेकिन आपको पता है जो द्रव्यमान है वो गति पर निर्भर करता है। हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो द्रव्यमान है वो इस तरह निर्भर करता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो जो द्रव्यमान होता है वो तो चाल पर निर्भर करता है। v यहाँ चाल है, वस्तु की चाल है, जिस वस्तु का द्रव्यमान m है उस वस्तु की चाल v है। c प्रकाश का वेग है और m नॉट क्या होता है, रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान, स्थिर अवस्था का द्रव्यमान। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर मान लो अगर उसका का वेग जो है वो बहुत कम नहीं है, प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम नहीं है, तो जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बच्चों यहां देखो जो m नॉट होता है उसे बोलते हैं विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास। ठीक है, v जो है स्मॉल v वस्तु की चाल है, वस्तु की चाल, और जो बच्चों c है वो प्रकाश का वेग है, लाइट वेलोसिटी। आपको पता है कितना होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान और आवेश दोनों ही वस्तु के गुणधर्म है, पदार्थ के गुणधर्म है। लेकिन जैसे यहाँ द्रव्यमान भी अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है, दोनों सिमिलर है, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, चाल पर निर्भर करता है, आवेश वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता। ऐसा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका मान लो चार्ज जो है अभी स्थिर है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका मान लो चार्ज कितना है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मान लो अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा, v चाल से गति करेगा, तो ऐसा नहीं है कि इसके आवेश में कोई परिवर्तन होगा। इसका गतिशील अवस्था में भी आवेश कितना होगा, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम ही होगा। समझ गए ना, तो आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है, तो 2 बातें हो गई। अब देखो बच्चों तीसरी बात, तीसरा गुणधर्म क्या है, तो तीसरे गुणधर्म पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं आवेश की योज्यता। ये सी प्रॉपर्टी है, आवेश की योज्यता। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश की योज्यता से क्या मतलब है, आवेश की योज्यता का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये मेरे पास कोई निकाय है, क्या है, कोई निकाय, कोई सिस्टम है। ठीक है, कोई निकाय मेरे पास है, हमारे से बहुत सारे कण हैं। जैसे मान लो ये कोई पहला कण है, दूसरा कण है, तीसरा कण है, चौथा कण, पांचवा कण, बहुत सारे कण मेरे पास है और सभी पर आवेश है। जैसे मान लो इस पर +q चार्ज है, इसमें -2q है, इसमें मान लो +3q है, इस पर +4q है, इस पर -q है। तो किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है, योज्यता का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ना कैसे, वो देखिए, किसी भी आवेश का, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है, जो नेट आवेश होता है, वो उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे बोलते हैं आवेश की योज्यता। तो अगर किसी निकाय का आपको कुल आवेश निकालना होगा तो उसमें जितने भी आवेश हैं उसका कैसा योग करोगे, बीजगणितीय योग करोगे। ठीक है ना। अब बीजगणित का मतलब क्या होता है कि भाई धनात्मक है तो धनात्मक लेना है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेना है। तो आवेश की योज्यता में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इस गुणधर्म के अनुसार किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
तो ये हमारी आवेश की योज्यता है। तो किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, कैसा योग? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अदिश राशियों का जो योग होता है वो बीजगणितीय होता है। ठीक है, अदिश राशियों का योग कैसा होता है? बीजगणितीय। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, मैंने कहा जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया कि ये कोई निकाय है, मान लो एक चार्ज है +q, एक है -2q, एक है +3q, एक है मान लो -5q। ठीक है, तो मैंने कहा भाई नेट चार्ज बताओ, तो मैंने लिखा भाई q नेट, कुल चार्ज कितना होगा? तो सभी आवेशों का बीजगणितीय योग यानी +q, -2q, +3q और -5q। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना है, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना है। क्लियर है? तो इसको हम सॉल्व करें, कितना आएगा देखो, तो ये अपन पहले प्लस प्लस को सॉल्व कर लें। 3 और q कितना हो गया? 4q, -2 -5 कितना हो गया? -7q। तो वी हैव नेट चार्ज -3q। तो ये हमारा नेट चार्ज हो गया सिस्टम का -3q। तो दिस इज द आंसर, q नेट इज इक्वल टू -3q। क्लियर है? तो ये होती है आवेश की योज्यता, यानी आवेशों का जो योग होता है, एडिशन जो होता है वो कैसा होता है? अलजेब्रिक सम होता है, यानी बीजगणितीय योग होता है। ठीक है बच्चों, 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। चलते आगे नेक्स्ट। चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब क्या होता है उसकी बात अपन करें। तो देखो बच्चों, आपने 11th क्लास में हमने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है, हमने संवेग संरक्षण पढ़ा। और ध्यान होगा जब हम टक्कर पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, यानी संवेग का संरक्षण हुआ। ऐसे ऊर्जा के बारे में हम बोल देते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो ऐसे बच्चों आवेश का भी संरक्षण होता है। तो आवेश के संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। अब एक बात यहाँ ध्यान देना, आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये नेट आवेश की बात हम करते हैं, ये कुल आवेश की बात हम कर रहे हैं। वस्तु को चार्ज किया जा सकता है तो आवेश तो उस पर आएगा, लेकिन नेट आवेश की हम बात कर रहे हैं, कुल आवेश की बात हम कर रहे हैं। तो कुल आवेश का हमेशा क्या होता है? संरक्षण होता है। तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या होगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर होता क्या है आवेश का? एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होता है। क्लियर है? तो आवेश संरक्षण हम क्या लिख सकते हैं भाई? आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश संरक्षण के नियमानुसार व्हाट वी कैन राइट, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका एक वस्तु से
एक पदार्थ से, बल्कि इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल क्या हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है बच्चों। क्लियर है? बल्कि इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण संभव है। तो ये हमने आवेश संरक्षण की डिफाइन करके लिख दिया, थोड़ा सा परिभाषित करके लिख दिया कि आवेश को न तो उत्पन्न, ये मैं टोटल आवेश की बात कर रहा हूं, किसी भी सिस्टम के नेट चार्ज की बात हम कर रहे हैं। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका होता क्या है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होता है। ठीक है बच्चों, देखो और भी हम इसको लिख सकते हैं आवेश संरक्षण को, और हम कैसे डिफाइन करें इसको, आवेश संरक्षण को एक तरीके से और हम डिफाइन करें इसको। देखो आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश संरक्षण के नियमानुसार, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं हम इसको, किसी विलगित निकाय का आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय का निकाय में होने वाली किसी भी प्रक्रिया में, अब चाहे वो भौतिक प्रक्रिया हो चाहे रासायनिक प्रक्रिया हो, किसी विलगित आइसोलेटेड सिस्टम, यानी इसके अलावा और कोई निकाय की बात हम नहीं कर रहे, किसी विलगित निकाय का निकाय में होने वाली किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी प्रक्रिया में कुल आवेश सदैव नियत रहता है। तो इस तरह में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय का निकाय में होने वाली किसी भी प्रक्रिया में, प्रक्रिया मतलब कोई भी परिवर्तन हो सकता है, भौतिक परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, तो किसी भी प्रक्रिया में कुल आवेश का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसको मैं ऊपर लिख दूं तो हम इस तरह आवेश संरक्षण को लिख सकते हैं, अर्थात समेशन क्यू आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आवेश संरक्षण को मैथमेटिकली इस तरह शो कर सकते हैं कि समेशन क्यू आई बराबर नियत। समेशन क्यू आई का मतलब है निकाय का कुल आवेश, आई की वैल्यू 1 Q1, समेशन है तो प्लस 1 के बाद 2 Q2, फिर समेशन है प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 आई कहाँ तक है, n तक। तो Qn इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कुल आवेश, टोटल जो चार्ज है, नेट जो चार्ज है किसी भी निकाय का, निकाय में कोई सा भी परिवर्तन हो वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। तो यह आवेश संरक्षण की परिभाषा है। तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, वरन इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण होता है। आवेश संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का निकाय में होने वाली किसी भी प्रक्रिया में किसी भी परिवर्तन में कुल आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात समेशन क्यू आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों इसको हम समझें, कुछ एग्जांपल लें हम आवेश संरक्षण के, तो आगे देखेंगे। तो कुछ हम एग्जांपल लें आवेश संरक्षण के उदाहरण। एग्जांपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। पहला उदाहरण मैं लेता हूं आवेश संरक्षण के उदाहरण। तो बच्चों देखो, पहला जो उदाहरण हमने, अगर मैं घर्षण विद्युत की बात करूं
घर्षण विद्युत। तो घर्षण विद्युत के प्रयोग में हमें आवेश संरक्षण देखने को मिलता है। कैसे? जैसे मान लो ये हमारी मानो कांच की छड़ थी। क्या ये कांच की छड़? और ये बच्चों मान लो कोई हमारा रेशम का कपड़ा है। ये क्या ले लिया मैंने? रेशम। तो अभी जब हमने घर्षण नहीं किया, घर्षण से पहले इस कांच की छड़ पर टोटल चार्ज कितना है? 0। कोई चार्ज नहीं है। नेट आवेश कितना है? 0। चार्ज तो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब कोई प्रक्रिया नहीं है, साम्य अवस्था में, उदासीन अवस्था में, इस पर चार्ज कितना है? 0। ऐसे ही घर्षण से पहले रेशम पर भी चार्ज कितना है बच्चों? 0। यानी घर्षण से पहले, घर्षण से पूर्व जो कुल आवेश होगा, इसको तो मैं Q मान लूं, तो वो Q1 प्लस Q2 आवेश की योज्यता से, तो Q आवेश कितना हो गया भाई? 0। घर्षण से पहले कोई चार्ज नहीं है, कांच की छड़ भी उदासीन है और रेशम भी उदासीन है, टोटल चार्ज 0 है निकाय का। अब जब हमने घर्षण करा, इसको हमने रगड़ा, तो घर्षण के बाद अब जो हमारी कांच की छड़ थी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो रेशम का कपड़ा था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? रेशम की छड़ पे जाएंगे। इस वाले प्रयोग में, इस पेयर में, इस जोड़े में, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? रेशम पर जाते हैं। तो बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो यहां आएंगे, यानी जितना धनावेश यहां पर आएगा उतना ही ऋणावेश यहां पर आएगा। सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 3 इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के लिए। तो अब इस पर चार्ज मैं मान लिया Q1 डैश, तो 3 इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस, ये हो गया बच्चों +3 पॉजिटिव चार्ज, और इस पर Q2 डैश ये क्या आ जाएगा? -3, 3 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर। तो घर्षण के बाद जो टोटल चार्ज अगर मैं Q डैश मानूं, तो आप देखेंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश आवेश की योज्यता से। आवेशों का कौन सा योग करना है? बीजगणितीय। तो इसका मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो +3 -3, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो घर्षण से पहले भी टोटल चार्ज 0 था और घर्षण के बाद भी टोटल चार्ज कितना है? 0। इसका मतलब घर्षण विद्युत के प्रयोग में कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्लियर है? तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो घर्षण से पहले टोटल चार्ज 0 था। घर्षण के बाद जितना कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आएगा उतना ही रेशम पर क्या आएगा? ऋणात्मक आवेश आएगा, यानी कुल आवेश क्या रहेगा बच्चों? संरक्षित रहेगा। ठीक है ना? ऐसे बिल्कुल सेम हम एबोनाइट का भी उदाहरण ले सकते हैं। एबोनाइट की छड़ को हम किससे रगड़ते थे बच्चों? फर से। तो घर्षण से पहले ये भी 0 था, ये भी 0 चार्ज था, यानी टोटल चार्ज कितना था? 0। लेकिन घर्षण के बाद अब एबोनाइट की छड़ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, किससे? फर से। तो जितना नेगेटिव आएगा उतना यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी घर्षण के बाद भी टोटल चार्ज कितना रहेगा? 0। तो अब एबोनाइट की छड़ और फर का भी उदाहरण ले सकते हैं, कांच की छड़ और रेशम का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि घर्षण विद्युत के प्रयोग में घर्षण से पहले भी कुल आवेश निकाय का 0 होता है और घर्षण के बाद भी निकाय का कुल आवेश 0 होता है, यानी आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है। तो ये पहला एग्जाम्पल था आपके सामने। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको साफ? बिल्कुल बताना कमेंट करके। तो सेकंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं रेडियो एक्टिव अभिक्रिया का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आवेश संरक्षण को उदाहरण सही समझाइए। तो आपको आवेश संरक्षण को परिभाषित करना है और उदाहरण भी देने हैं।
तो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं रेडियो एक्टिव अभिक्रिया। रेडियो एक्टिव अभिक्रिया, रेडियो एक्टिव रिएक्शन। ये सेकेंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं रेडियो एक्टिव अभिक्रिया। तो बच्चों रेडियो एक्टिव अभिक्रिया के एग्जांपल में ले रहा हूं, पढ़ेंगे इसको अपन न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। तो जैसा मैं ले रहा हूं बाण में यूरेनियम 238, एक रेडियो एक्टिव नाभिक, ठीक है। रेडियो एक्टिव पता है आपको, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा मैं आपको बता दूं। इस नेचर में, प्रकृति में कुछ ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें से स्वतः कुछ ना कुछ निकलता रहता है, जिनमें से स्वतः कुछ ना कुछ कण या विकिरण निकलते रहते हैं। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव नाभिक, यानी वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने में से कुछ निकालते रहते हैं कण, तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास एक रेडियो एक्टिव नाभिक है यूरेनियम, बाण में यूरेनियम 238, क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो किस तरह होती है, या बनता है थोरियम एक अल्फा कण के साथ 2He4, ओके। बाण में यूरेनियम 238 एक अल्फा कण का उत्सर्जन करके थोरियम के नाभिक में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्लियर बच्चों। तो ये हमारा यूरेनियम है, ये थोरियम है और ये हीलियम है। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कण, ठीक है बच्चों। एक बात मैं आपको बता दूं कि मानो कोई भी नाभिक, हालांकि आप जानते हो फिर भी मैं आपको बता दूं, कोई भी नाभिक मानो ऐसे लिखा हुआ है XZA, ठीक है। तो बच्चों Z जो होता है वो क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या। बच्चों आपको पता है कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +E। एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +E। तो अगर किसी नाभिक में Z प्रोटॉन होंगे तो Z प्रोटॉन के कारण उस नाभिक पर कितना चार्ज होगा, +Ze। ये नाभिक का आवेश होता है +Ze। तो किसी भी नाभिक का परमाणु क्रमांक आपको मालूम है तो उस नाभिक का आप आवेश भी बता सकते हो। इसका क्या फॉर्मूला हो गया, +Ze, ठीक है। अब देखिए रेडियोएक्टिव अभिक्रिया, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92, 92। तो भाई इसका चार्ज अगर मैं Q मान लूं कितना होगा, +92E, क्योंकि नाभिक है पॉजिटिव होगा, 92E किससे गुणा कर दिया, E से। इसमें 92 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, +E, तो 92 प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, 92, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभिक्रिया के बाद सपोज करो मैंने माना Q1, थोरियम की बात करूं मैं, ये मानो यूरेनियम है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं थोरियम, तो 90, तो +90E। और ये जो अल्फा पार्टिकल है इसमें 2 प्रोटॉन है तो इसका चार्ज कितना होगा, +2E, क्लियर है बच्चों। अभिक्रिया के बाद टोटल जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, Q' अगर मैं मान लूं तो आवेश की योज्यता से Q थोरियम +Q अल्फा, क्लियर है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q थोरियम का +90E, Q अल्फा का +2E, कितना हो गया, +92E। तो बिफोर रिएक्शन, बिफोर दिस रेडियोएक्टिव रिएक्शन वी हैव 92E। अभिक्रिया से पहले भी हमारे पास आवेश कितना है, 92E है, और अभिक्रिया के बाद भी हमारे पास आवेश कितना है, 92E। इसका मतलब रेडियोएक्टिव अभिक्रिया में किसका संरक्षण होता है, आवेश का संरक्षण होता है। रेडियोएक्टिव अभिक्रिया में किसका संरक्षण होता है बच्चों, आवेश का संरक्षण होता है, ठीक है। और एग्जांपल लें आगे रेजन में, चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं। बच्चों नाभिकीय अभिक्रियाएं भी आवेश संरक्षण का पालन करती है। नाभिकीय अभिक्रिया,
नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का क्या होता है बच्चों? संरक्षण होता है। बिल्कुल, रेडियो एक्टिव अभिक्रिया भी नाभिकीय अभिक्रिया है। तो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं न्यूक्लियर रिएक्शन का। नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का क्या होता है? संरक्षण। तो बच्चों जब नाइट्रोजन के नाभिक पर 7n14 अल्फा कण की बौछार कर रहा है 2He4, 7n14 प्लस 2He4, तो बच्चों एक फ्लोरीन का नाभिक बनता है 9F18, ठीक है, और ये एक अस्थायी नाभिक होता है जो बिल्कुल एक प्रोटॉन को उत्सर्जित करके ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। O17 ये ऑक्सीजन का एक आइसोटॉप है, समस्थानिक है 8O17। तो आप देख सकते हैं यहां भी इस रिएक्शन में भी, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में भी आवेश का क्या होता है? संरक्षण होता है। क्या होता है बच्चों? आवेश का संरक्षण होता है। अब देख सकते हैं कैसे? देखो नाइट्रोजन नाभिक की बात करूं मैं, तो नाइट्रोजन नाभिक पर कितना प्रोटॉन है? 7 प्रोटॉन है। कितना चार्ज आएगा? +7E। अल्फा कण की बात करूं तो 2 प्रोटॉन है +2E। अभिक्रिया से पहले टोटल चार्ज कितना हो गया? 7E + 2E। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +9E। अभिक्रिया से पहले टोटल चार्ज +9E। अभिक्रिया के बाद देखें, ये बच्चों प्रोटॉन है 1 तो +E, और ये ऑक्सीजन पर कितने प्रोटॉन है? 8, तो इस पर कितना चार्ज हो गया? +8E। तो अभिक्रिया के बाद अगर मैं Q' मान लूँ कुल आवेश को, तो +E + 8E कितना होगा? Q' +9E। तो आप देख रहे हैं अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो 9E 9E दोनों बराबर है, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा बच्चों? संरक्षित रहेगा। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश का क्या होता है? बिल्कुल संरक्षण होता है। क्लियर है? और देखें, चौथा एग्जांपल में ले रहा हूं बच्चों। रिएक्शन होती है युग्म उत्पादन अभिक्रिया, केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको आप। युग्म उत्पादन अभिक्रिया, पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन, पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन, युग्म उत्पादन अभिक्रिया। होता क्या है कि जो गामा फोटोन होते हैं, ठीक है बच्चों, इन्हें बोलते हैं गामा फोटोन, ठीक है, गामा पार्टिकल्स। तो ये जो गामा फोटोन है, अगर इसकी एनर्जी हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो गामा फोटोन जो होते हैं वो एक पेयर बनाते हैं E- और E+। ये होती है युग्म उत्पादन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं गामा फोटोन, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये बीटा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, बीटा इलेक्ट्रॉन। और ये बच्चों E+ का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? पॉजिट्रॉन। ये बीटा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा माइनस बीटा प्लस। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -E और पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना है? +E। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना है? +E। और बच्चों गामा फोटोन जो होता है, फोटोन उदासीन होता है। फोटोन कैसा होता है? उदासीन। यानी इस गामा फोटोन का चार्ज कितना होगा? 0। गामा फोटोन, फोटोन है, फोटोन आवेश रहित होता है, उदासीन होता है, इसका विराम द्रव्यमान भी 0 होता है। तो उदासीन होने के कारण इसका चार्ज कितना है? 0। ये बीटा इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज होता है -E, और ये पॉजिट्रॉन है, इसका चार्ज होता है +E। तो आप देख रहे हैं रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज कितना होगा? -E + E बराबर कितना हो गया? 0। यानी युग्म उत्पादन अभिक्रिया में भी कुल आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। युग्म उत्पादन अभिक्रिया में भी टोटल चार्ज क्या रहता है बच्चों? संरक्षित रहता है, ठीक है ना। ऐसे देखो इसी का रिवर्स कर सकते हैं, तो उसे बोल देते हैं युग्म विलोपन अभिक्रिया। अगर मैं 5वां एग्जांपल लूं, इसे बोल देते हैं युग्म विलोपन अभिक्रिया, पेयर एलिमिनेशन रिएक्शन। युग्म विलोपन अभिक्रिया, पेयर एलिमिनेशन, पेयर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब कि एक बीटा इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा? गामा, गामा फोटोन बनेगा।
तो ये युग्म का एलिमिनेशन हो गया, इसे बोलते हैं बच्चों युग्म विलोपन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, पॉजिट्रॉन का चार्ज +e, गामा पे चार्ज होता नहीं है, तो रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना 0 और रिएक्शन के बाद भी कुल आवेश कितना 0। तो इस अभिक्रिया, इस युग्म विलोपन अभिक्रिया में भी आवेश बच्चों क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।